सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत खान और कहानी का नाम है पहरों के पार, जिसकी लेखक है नीना अंदौत्रा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी पहरों के पार। कुपवाड़ा की ऊंचाइयों पर पतझड़ दम तोड़ रहा था। देवदारों पर पहली बर्फ की परतें उतरने लगी थी। इन बर्फीली खामोशियों के बीच अमृतसर के गांव से आया फौजी जवान दिलबर अपनी पहली पोस्टिंग पर पहुंचा था। बचपन से ही देशभक्ति उसके भीतर किसी सांकल की तरह जड़ी थी। बंदूकें उसके लिए हथियार नहीं, संकल्प थी। दूसरे जवान जहां कश्मीर में बदली से डरते थे, दिलबर को इन कुहासों से कुछ अपनापन लगता। घाटी की खामोशियां उसे आकर्षित करती। रोज की गश्त अब उसकी आदत बन चुकी थी। वो बूटों की कुरकुराती आवाज, देवदारों के पीछे उतरती धूप की लकीरें, सबको आत्मसात करता जाता। लेकिन घाटी की खामोशी एक तरफा नहीं थी। सड़कों पर गश्त करती सेना और घरों में बंद लोग, दोनों एक दूसरे को संदेह से देखते थे। नजरें झुकती थीं, पर मन में डर उगता था। घाटी में केवल मौसम नहीं बदलता था, हर बार बर्फ के साथ भरोसे भी गिरते थे। देवदारों की भीड़ से नीचे उतरते ही एक ढलान पर छोटे छोटे पत्थर और घास के झोपड़े दिखाई देते थे। यही थे गुज्जरों के डेरे। बर्फ से जमी जमीन पर बंधी बकरियां कांपती थीं और घोड़ों की सांसें धुएं जैसी निकलती थीं। हर डेरे के बाहर गायें और भेड़ों के झुंड थे। ऊन से ढकी भेड़ें, मगर असुरक्षा से नंगी। इन डेरे वालों की आजीविका थी पशुपालन, दूध, ऊन और पहाड़ों की चुप्पी। हर डेरा डर के साए में कांपता हुआ जी रहा था। नकाब पोशों के कदमों की आहट और बंदूकों के साए के उतार चढ़ाव में। इन डेरों में एक डेरा रकीब गुज्जर का था, जो हमेशा इन खामोश पहाड़ों से भागने की सोचता। पर जब भागकर जाने के लिए कोई ठिकाना न सूझता, तो ठंडे मौन पहाड़ों से समझौता कर लेता। दिलबर जब अपने साथियों के साथ गश्त पर निकलता, तो जैसे ही डेरे पास आते, कुछ गुज्जर बूढ़े कांपते होठों से सलाम करते, जैसे हथेलियों में दुआ नहीं, डर हो। कुछ आंखें वर्दी को घूरती, पुरखों की लाचारी और बेटों के गुमनाम जनाजों की जली राख लिए। वर्दी भी दो रंग की थी, कुछ दिलबर जैसे, जिनकी नजर में मनुष्यता से बढ़कर कुछ नहीं था, और कुछ जिनकी आंखों में हर पहाड़ी चेहरा सिर्फ शक की छाया था। एक दिन जब दिलबर रकीब गुज्जर के डेरे के पास से गुजरा, एक आवाज तैरती हुई आई। बुम्बरजी शू सुम्बगा वानिये म्यो दिलबर शू परदेसी। मतलब कि काश मैं पत्थर होती, किसी ने न मुझको तोड़ा होता और यूं बात को न छोड़ा होता। कहने को ये एक साधारण लोकगीत था, मगर दिलबर के भीतर कुछ अटक सा गया। आवाज में कच्चे अखरोट की गंध थी और लहजे में पहाड़ों की दरारों जैसी मासूमियत। उस दिन के बाद से दिलबर का रास्ता रोज उस डेरे की ओर मुड़ने लगा था। अब कुछ समय से वो रकीब गुज्जर के डेरे के बाहर खड़े होकर, रकीब कोई खबर हो तो बताना, हम यही हैं, कहता। रकीब सर झुका देता। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई रहती। रकीब का डर उससे सवाल कर देता, कहीं ये वर्दी वाले मेरे डेरे की निगरानी तो नहीं रखते। पर दिलबर की नजर उस दुबली पतली लड़की पर होती, जो सिर पर रंग बिरंगे पंखों से सजा दुपट्टा डाले दूर बैठी पश्मीना बुनती रहती थी। कभी कभी वही गीत भी दोहराती थी। ये बन्नो थी, रकीब की बड़ी बेटी, जो अभी अपने 16वें वसंत में उतरी थी, जिसका गीत दिलबर को समझ तो नहीं आता था, पर वो बन्नो को याद करते हुए कभी कभार बुम बुम जरूर गुनगुनाने लगता था। रात ढलते ही रकीब के डेरे पर
एक अलग ही दुनिया उभरती थी। बर्फ की रातों में जब फिजा में बारूद की गंध घुलती थी तो नकाब पोश डेरे पर आते, अपनी मनमर्जियां करते। रकीब न चाहते हुए भी उनका साथ देता। माँ बिना 5 संतानों का पिता रकीब अपने भयभीत बच्चों के चेहरे देखते हुए अनमने मन से उनके लिए रोटियां सेकता, नमक चाय परोसता। डर उसका दाना पानी था और खामोशी उसकी इज्जत। बन्नू जो वक्त से पहले समझदार हो गई थी, अब्बा की मजबूरियां समझती थी, पर उन मजबूरियों के साथ चुप रहने की शर्त थी और भरोसा बीमार लाचार था। इसीलिए बन्नू रकीब के कहे अनुसार शाम ढलने से पहले डेरे के नीचे के तहखाने नुमा कमरे में चली जाती। अब्बा ने समझाया था, मर्द जात चाहे नकाब पोश हो या खुद को रक्षक कहने वाला वर्दीधारी, औरत को देख किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। बन्नू को अपने अब्बा के असहाय होने का एहसास था, इसीलिए वो बिना किसी सवाल जवाब के शाम होते ही तहखाने में छुपी रहती। दिलबर हर रोज वहां से गुजरता और हमेशा की तरह कहता, कोई खबर हो तो बताना, हम यही हैं। रकीब हाथ जोड़कर खड़ा रहता और बन्नू सर झुकाए ओढ़ना बुनती रहती। ऊन की रील बार बार जमीन पर गिरती, जैसे कोई अदृश्य कंपन उसे छू गया हो। धीरे धीरे बन्नू भी धड़कनों से बूटों की आवाज पहचानने लगी। वो बाहर बैठती, ऊन बुनती, पर उसका ध्यान उस पगडंडी पर होता। दिलबर हर सुबह अपने बूटों के तले बर्फ की कुरकुराहट सुनता और हर शाम उसी आवाज की ओर लौट जाता। चौकी से गश्त की ड्यूटी रकीब गुज्जर के डेरे की ओर थी, या यूं कहिए कि अब दिलबर ने यही रास्ता चुन लिया था। घाटी में ऐसे कितने ही डेरे थे जहां नागरिक आतंकियों और फौज दोनों के बीच पिस रहे थे। एक तरफ वर्दी, दूसरी ओर नकाब और बीच में सिर्फ डर। वहां के लोग अब कश्मीरियत की उस साजी पहचान को ढूंढते जो न धर्म से बनती थी न राष्ट्रवाद से, जो सिर्फ इंसानियत से बनती थी, लेकिन वो भी जैसे बर्फ के नीचे दबी पड़ी थी। बन्नू दिलबर को ध्यान से ओस भीगी खस की चटाई पर बैठी दूर टकटकी लगाकर देखती। उसके मन में ये सवाल उगने लगा था कि दिलबर की बंदूक और नकाब पोशों की बंदूक में फर्क क्या है। सवाल का जवाब तो उसे नहीं मिला, पर दिलबर का इंतजार वो जरूर करने लगी थी। उसे आने में देर होती तो वो बेचैन हो जाती, और जैसे ही उसके बूटों की आहट सुनती तो संकरी झिरी से उसे देखती। एक मौन संवाद जो दो निगाहों के बीच बहने लगा था, न कहा गया न सुना गया, पर हर दीदार में सुकून की दस्तक थी। बन्नू और दिलबर दोनों समझ चुके थे कि उनकी बेचैनियां केवल एक दूसरे की मौजूदगी में थमती हैं। पिछले 1 हफ्ते से नौजवान रोज की तरह गश्त पर आ रहे थे, पर दिलबर नहीं था। कोई भी डेरे के बाहर नहीं रुकता, ना ही रकीब को आवाज देता। बन्नू अपने झरोके से नौजवानों को देखती, पर दिलबर को न देख उसका मन बुझ जाता। वो गीत गाती, उदास गीत जो वादी में गूंज जाता, और पहाड़ और भी उदास हो जाते। उसे लगा कोई आकर चला गया, पर उसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। आज तक कितने फौजी आए, पर डेरे के बाहर खड़े होकर कभी किसी ने उसे देखा नहीं। पर दिलबर का ऐसा करना, रुकना, ठहरना बन्नू को अपना सा लगने लगा था। पर अब जब कुछ दिन से उसने दिलबर को नहीं देखा था तो लगा परदेसी था, चला गया अन्य फौजियों की तरह। बन्नू भेड़ बकरियों को कूप में बांधने के लिए ले जा रही थी। उसके माथे पर हल्की बर्फ की बूंदें थीं और होठों पर वही अधूरा गीत, उदास गीत।
ये गीत तुम्हारा है? पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। बन्नू ने देखते ही सर झुका लिया, पर तन में सिहरन दौड़ गई। नहीं, मेरी अम्मी का है। वो कहती थी ये गीत उस लड़की का है जो पहाड़ों से उतरने वाली बर्फ के पानी से बातें करती थी। दिलबर मुस्कुराया। उसने पहली बार बन्नू को इतने करीब से देखा था। पहली बार निगाहों ने एक दूसरे को चूमा था। इसका अर्थ क्या है? बुमरजी छांव कर रही है बाग में, और मेरा प्यारा दिलबर कहीं दूर परदेश में है। बन्नू शर्मा गई। आज अब्बा कहाँ? आप इतने दिन से कहाँ थे? दिलबर की बात पूरी होने से पहले ही बन्नू शिकायती लहजे में बोल पड़ी। दिलबर मुस्कुराते हुए बोला, हम मैदानी इलाके के लोग हैं, इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं, इसलिए बुखार हो गया था। ये सुनते ही बन्नू के कोमल चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अब्बा को मेरा सलाम कहना, दिलबर ने चलते हुए कहा। अब्बा किसी जरूरी काम से पास के डेरे में गए हैं, आते ही होंगे। बन्नू ने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा और जाते हुए दिलबर को देखती रही। जिस बन्नू को आते जाते सिर्फ देखने की आदत थी, जो पहले डरी डरी लगती थी, आज उससे मोहब्बत जैसा कोई एहसास हुआ था। जिस सीमा को थामे खड़ा हूं, क्या अब उसी को लांघने लगा हूं? दिलबर के मन में सवाल उठा। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं, पर क्या बन्नू को चाहने से मैं अकर्तव्यनिष्ठ हो रहा हूं? क्या सच में मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं? दिलबर अपने सवालों में उलझा हुआ रेजिमेंट में पहुंच गया, पर उसके पास याद करने के लिए कुछ था। वो था बन्नू का मासूम चेहरा। वो निश्चय कर चुका था कि वो अपने हर कर्तव्य को निभाएगा, चाहे वो देश के लिए हो या बन्नू की मोहब्बत, जिसे उसने उसकी चिंता में महसूस किया था। रकीब डेरे पर नहीं था। किसी दूर दराज के रिश्तेदार की मौत हुई थी। वो दिन में जाता और रात ढलने से पहले लौट आता। दिलबर अब आते जाते बन्नू को करीब से देखने लगा। कुछ बातें थीं जो केवल आंखों से होती, और बन्नू सकुरा बन खिल जाती। अमृतसर चलोगी? दिलबर बन्नू को देखते हुए बोला। मैं शां लगान तेम ना पहाड़ रास आए, और ना ही पहाड़ी लोग। बन्नू के पहाड़ी लहजे को सुनकर दिलबर हंसते हुए बोला, पर मैं शां लगान, मुझे तुम बहुत पसंद आई, और तुम्हारे पहाड़ भी। दिलबर के मुंह से कश्मीरी सुनकर बन्नू मुस्कुराने लगी। मेरा वश चले तो ये पहाड़ और पहाड़ी लोग अमृतसर में बसा लूं। दिलबर ने बन्नू को देखते हुए कहा। तो बसा लो, बन्नू ने दबी जबान में कहा। तो दिलबर की आंखों में गुलाबी सपने तैर गए। बातें वादों में बदलने लगीं, पर दिलबर के मन में द्वंद्व था, सवाल थे। मैं उसकी आंखों में उम्मीद देखता हूं और डर भी। क्या मैं उसे धोखा दे रहा हूं या खुद से भाग रहा हूं? नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मेरा छल हर फौजी को दागदार करेगा। इसलिए अगर मैं उसकी मोहब्बत में हूं तो इसे फर्ज की तरह ही निभाऊंगा। दिलबर ने मन ही मन संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में दिलबर उसका सबसे ज्यादा करीबी हो गया। बाकी डेरों में बन्नू और दिलबर की चर्चा होने लगी। हवा का शोर रकीब तक पहुंचा तो वो डर गया। उसका डर दो तरफा था। एक तरफ अपनी कौम के लोग, दूसरी ओर वर्दी वाले। दोनों ओर बंदूकें हैं। रकीब ने सोचते हुए बन्नू को अपने पास बिठा लिया। पिता होने के नाते वो उसे हर नफा नुकसान से आगाह करना चाहता था। रकीब ने समझाया, दोनों ओर बंदूकें हैं और हमारे पास सिर्फ डर, और यही डर हमारे बीच का फासला है। बन्नो, तू मेरे दिल दा टुकड़ा है। मैं नहीं चाहता कि तेरे ऊपर कोई बुरा साया पड़े।
इसलिए मेरी बच्ची, हमें इन बंदूक वालों से दूर रहना है। बन्नू ने बिना किसी विरोध के अब्बा की बात गांठ बांध ली और साथ ही बांध लिए वे सपने जिनको वो इन दिनों हवा दे रही थी। दिलबर हर रोज गश्त पर आता और बन्नू उसकी आहट को सलाम कर आंखें बंद कर लेती। अब्बा से क्या वादा अब उसे निभाना था, पर दिलबर की नजरें बन्नू को ढूंढती, जबान रकीब को जोर से कहती, रकीब, कोई खबर हो तो बताना, हम यही हैं। रकीब औपचारिक मुस्कान के साथ गर्दन झुका देता। वक्त बीतता गया। समय अनुसार रकीब अपने काम करता रहा। दिलबर भी गश्त पर आता जाता रहा। रकीब के डेरे पर ठहरकर दुआ सलाम जरूर करता, पर बन्नू को अपने तहखाने से बाहर आते किसी ने न देखा। दिलबर की बेचैनियां बढ़ीं, पर बन्नू का दीदार न हुआ। दिलबर ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी के इंतजार में डेरे के पास से गुजरेगा, लेकिन अब उसके कदम खुद ब खुद उसी पगडंडी पर चल पड़ते थे। उधर बन्नू अपनी कोठरी में बैठी, हाथों में ऊन की रील लिए, आंखें बुग्याल की ढलान पर और उसके कान जैसे दिलबर के बूटों की आवाज पहचानने लगे थे। रकीब के डेरे में रातें डर से भरी होती। नकाब पोश लोग आते, फुसफुसाहटें होती, खालिस डर रोटियों की तरह बेल कर परोसा जाता। बन्नू को इन आवाज़ों की आदत थी, लेकिन अब किसी और आहट का इंतज़ार बढ़ने लगा था। वो आहट जो दोपहर के बाद आती थी। दिलबर जब डेरे से आगे निकल जाता, तब बन्नू के हाथ की रील ढीली हो जाती, ऊन जमीन पर गिर जाती और वो कुछ पल यूं बैठी रहती जैसे पहाड़ से दूर कोई परिंदा उड़ गया हो। उधर दिलबर की जेब में पड़े रजिस्टर के पन्ने अक्सर गीले हो जाते थे, शायद बर्फ के कारण या शायद उस धुन की वजह से जो दिन भर उसके कानों में गूंजती रहती थी। शामें लंबी होने लगी थी। बन्नों की ओढ़नी पर ओस जमने लगी थी। दिलबर की वर्दी के भीतर की सांसें भारी होने लगी थी, पर इजहार, वो शब्द, उनके पास ऐसे शब्द ही नहीं थे। पहाड़ों में प्यार का इजहार करने के लिए कोई आसान भाषा नहीं थी। यहाँ प्रेम खामोशियों में पलता था, लोकगीतों में झलकता था, आंखों की कोरों से उतरता था, पर जबान पर कभी नहीं आता था। दिलबर के साथी अक्सर कहते, कप्तान साहब, आप रोज इस डेरे से क्यों गुजरते हैं? दूसरी ओर से भी तो गश्त हो सकती है। दिलबर हल्के से मुस्कुरा देता, ये रास्ता आसान है। दिलबर आता रहा, पर बन्नू उसे देखने को न मिली। पहाड़ी आवाज में अब भी लोकगीत की वो धुन सुनाई देती तो दिलबर ठिठक जाता। अब दोनों के बीच पुल का काम बन्नू का गीत करने लगा था, जिसे सुनने दिलबर आता और बन्नू उसके आने पर गाती। जनवरी की पहली बर्फबारी थी। घाटी पर सफेद चादर ऐसे लहराई थी जैसे कफन। उसी रात रकीब के डेरे पर नकाब पोशों की चहलकदमी बढ़ गई। सेना को शक भी हुआ। अब दिलबर की गश्त की दिशा बदल दी गई। बन्नू की आंखें 2 दिन तक पगडंडी पर जमी रहीं। उसके मन में कसक उभरी, क्या वो अब नहीं आएगा? तीसरे दिन बर्फ की मोटी परतों को चीरता हुआ दिलबर फिर लौटा, जब उसकी आवाज गूंजी, रकीब भाई, कोई खबर हो तो बताना, हम यही हैं। बन्नू ने भी उसकी ओर देखा। इस बार उसकी नजरें कुछ ज्यादा देर ठहरी। दिलबर ने भी उसी पल महसूस किया कि उसका लौटना अब केवल ड्यूटी नहीं रहा था। दोनों की नजरें मिली। कोई शब्द नहीं, पर धुन, वही पुरानी लोक धुन, हवा में तैर गई। रकीब गुज्जर की आंखें हमेशा चौकन्नी रहती। नींद कम आती थी। कान हर आहट पर सधे रहते थे।
रात के तीसरे पहर जब बर्फ की चादर पर जंगली लोमड़ियों के पंजों के निशान जमते थे, नकाब पोशों की परछाइयां डेरे के चारों ओर फैल जाती। वे आते कभी 2 कभी 5, भीगे जूतों और बंदूक के भारीपन के साथ। रकीब अपनी झोपड़ी का किवाड़ खोल देता, आदेश सुनता, रकीब रोटियां सेक। हमारी भूख वक्त का लिहाज नहीं करती। वो चुपचाप रोटियां बेलता, हाथ कांपते थे पर चेहरा निर्विकार रखता था। सबसे बड़ा डर उसके मन में औरत की अस्मत को लेकर था। बन्नों की तरफ कोई भी नजर उठे, ये ख्याल ही उसके लहू को जमा देता था। वो अक्सर बन्नों से कहता, बन्नों नीचे वाले कमरे में रहना, जब कोई आए दरवाजा मत खोलना। बन्नों जानती थी कि अब्बा का डर बेबुनियाद नहीं था। उनके गरीब डेरे पर सत्ता का कोई कानून नहीं चलता था। यहां सिर्फ डर का शासन था। रकीब का डर केवल आतंकियों से नहीं था। उसके मन में किसी कोने में फौज की वर्दी का खटका भी था। कभी वो मन में बुदबुदाता, कहाँ मालूम फौज भी आदमी ही है, जवान खून है, बंदूक दोनों ओर है, नियत कब पलट जाए कौन जाने। बन्नो सोचती थी, क्या मुझे भी उनसे डरना चाहिए? क्या दिलबर भी वैसा ही है, जो रोज आता है, जो बस हल्के से मुस्कुराता है और पूछता है कोई खबर हो तो बताना? क्या उसकी आंखों में भी वही खौफनाक छाया छुपी है, जैसी इन नकाबपोशों की आंखों में चमकती है? नीचे के कमरे की खिड़की में एक संकरी झिरी थी, जिससे बन्नो बाहर झांकती थी। उसने कई बार देखा, दिलबर आता, डेरे के बाहर ठहरता, कुछ पल रुकता, फिर चला जाता। वो कभी भीतर तक नहीं आया था। उसकी नजर भी कभी भटकी नहीं थी। बन्नो के भीतर एक द्वंद शुरू हुआ। क्या डर और भरोसा एक साथ पनप सकते हैं? अब्बा का कहा वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। फिर भी दिल के किसी कोने में एक धागे जैसी उम्मीद कि शायद दिलबर बाकी सब जैसा नहीं है। एक दिन जब आतंकी डेरे पर आए, उनमें से एक की नजर बन्नो की ओढ़नी पर पड़ी, जो रस्सी पर सूख रही थी। उसकी नजर कुछ पल के लिए ठहर गई। रकीब का दिल बैठ गया। उसने तुरंत बन्नो को नीचे भेज दिया। उस रात बन्नो के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अंधेरे में बैठकर बन्नो की उंगलियां धीरे धीरे अपने ऊन के धागे से उलझती रहीं। मन सोचता रहा, दिलबर कभी यहां नहीं आया, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, वो बस देखता है और चला जाता है। क्या अब्बा को मैं ये बात बता सकती हूं? क्या मैं उससे मदद मांग सकती हूं? या उससे भी डरना ही ठीक है? बन्नो के भीतर का डर बेचैन था, पर अपने छोटे भाई बहनों को वो सामान्य रहकर संभालती रही, और रकीब हमेशा की तरह भयानक सायों की खिदमत करता रहा। याद आते रहे वे दिन जब कोई डर नहीं था। डेरे पर उसकी बीवी की हंसी गूंजती थी और बच्चे खेलते कूदते थे। समय ने कैसी करवट ली है कि अब हर आहट पर रूह कांप जाती है। अगले दिन जब दिलबर आया, उसकी नजरें रकीब के चेहरे पर टिक गईं। रकीब थका हुआ, डरा हुआ लग रहा था। दिलबर ने पहली बार बिना औपचारिकता के पूछा, ठीक है सब? कुछ जरूरत हो तो बताइए। रकीब ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन बन्नो की आंखें खिड़की की संकरी झिरी से सब देख रही थी। क्या वाकई में दिलबर जरूरत पड़ने पर साथ दे सकता है? उस रात बन्नो ने पहली बार ऊन की रील नहीं पकड़ी। वो देर तक देवदार के झरोके से गिरती बर्फ देखती रही। शायद उसका मन भी अब बर्फ की तरह साफ हो रहा था। जनवरी की उस रात बर्फ की चादर और मोटी हो गई थी। हवा में धुआं धुआं कोहरा लटका था
और रकीब के डेरे के चूल्हे की आंच बुझने को थी। पन्नू नीचे के कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खिड़की पर नहीं, दरवाजे पर थीं। अचानक दरवाजे पर धीमे से आहट हुई। दिल में लहर सी उठी, सांस थमी, हाथ सर्द हो गए। बन्नू, बन्नू, दरवाजा खोल। बन्नू ने पहचान लिया, रकीब की आवाज नहीं थी, नकाब पोशों में से कोई था। उसने दरवाजा नहीं खोला, सांसें भीतर खींच ली और दीवार से सट गई। बाहर कदमों की चहलकदमी तेज हो गई। रकीब की ऊंची आवाज गूंजी, मेरी बेटी नहीं खोलेगी दरवाजा, तुम लोग सिर्फ खाना खाओ और सुबह निकल जाओ। आवाज के साथ जोर जबरदस्ती भी हुई, जिसे कबूतर की भांति डरी सहमी बन्नू ने महसूस किया, पर वो अब्बा के लिए कुछ ना कर सकी। कुछ देर फुसफुसाहट हुई, फिर सब शांत हो गया। पर बन्नू और रकीब समझ गए थे कि ये शांति कुछ पल की है। रकीब जानता था बाघ छुपकर, घास में दुबक कर अपने शिकार के बहुत पास आ जाता है और अचानक झपट्टा मारता है। सुबह जब बन्नू ने अब्बा को देखा तो अपनी लाचारी पर शर्मिंदा हुई। उसे एहसास हुआ अब्बा ठीक कहते थे, हमारे पास सिर्फ डर है। बन्नू के भीतर डर ने पहली बार इतनी तेज दस्तक दी थी। उस रात उसने निर्णय लिया, अब कुछ करना होगा। अगले दिन दोपहर की बर्फ पिघल रही थी, धूप हल्की थी, पर हवा में नमी थी। दिल पर रोज की तरह गश्त पर आया। रकीब चुपचाप बैठा था, पर दिलबर की नजरें ढूंढ रही थीं, कहीं से भी उसकी झलक मिल जाए। अचानक पिछली पगडंडी की ओर हलचल हुई। 2 आतंकवादी तेज कदमों से उतर रहे थे। दिलबर की टीम सजग हो गई, बंदूकें तन गईं, पर आतंकवादी सीधे डेरे की ओर नहीं गए। वे पहाड़ के पीछे के संकरी रास्ते से निकल गए। दिलबर के मन में खटका हुआ। वो डेरे के पास रुका और रकीब से सीधे कहा, रकीब भाई, आपके डेरे पर खतरा है। कल रात भी हलचल थी, हमें खबर मिली थी। जरूरत हो तो बताइएगा, मैं हूं यहां। रकीब की आंखों में पहली बार कुछ पिघला, पर वो अब भी मौन रहा। उसी शाम बन्नू ने निर्णय लिया। वो चुपके से नीचे के कमरे से निकली, ऊनी चादर ओढ़ी और डेरे से जरा हटकर वही पुरानी पगडंडी पकड़ ली जहां से दिलबर रोज गुजरता था। जब दिलबर का गश्ती दल उधर आया, बन्नू सामने आ गई। दिलबर का चेहरा खिल गया। बन्नू की आंखों में डर भी था, भरोसे की खोज भी। उसने धीमे स्वर से कहा, तुमसे कुछ कहना है आज रात। फिर बिना कुछ कहे वो लौट गई। दिलबर वहीं खड़ा रह गया, सांसें भारी, आंखों में धुंध और मन में कोई अजीब सा कंपन। रात उतर आई थी, बर्फ गिरने लगी थी। दिलबर अपनी चौकी से निकलकर अकेला ही डेरे की ओर आया। ये नियम के खिलाफ था, पर दिल में कुछ और ही खिंचाव था। रात की हवा में बर्फ की खुशबू घुली थी, देवदारों के साए लहरा रहे थे। बन्नू ने अपने हल्के फिरोजी रंग के दुपट्टे से सर को लपेट लिया, चेहरा पूरी तरह छुपा लिया। पैरों में ऊनी मोजों की नरमी थी, लेकिन मन में भारीपन। वो धीरे धीरे ठंडी पगडंडी पर दिलबर से मिलने जा रही थी, पर एक सोच का समंदर था जो उसे अपने आप में डुबो रहा था। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन तो अपने ही भीतर 1000 रास्तों पर भटक रहा था। क्या दिलबर उसकी सहायता करेगा? अगर किसी को भनक लग गई तो? अब्बा और मेरे छोटे भाई बहन जान से जा सकते हैं।
बन्नो का पैर फिसला, पगडंडी पर पत्थर खड़का। उसने दुपट्टा और कस लिया। अल्लाह मेरी इस राह को कोई न देखे। मन में द्वंद्व उठा, क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूं? वो तो हर रोज डेरे के पास से गुजरता है। क्या सचमुच हमारी खबर लेने आता है या मेरे लिए आता है? कहीं वो भी तो। बन्नो के गाल तप गए। धीरे से बुदबुदाई, नहीं, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। जब उसने कहा था कोई खबर हो तो बताना, उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। शायद वो हमारी मदद करना चाहता है, शायद। बन्नो की चाल तेज हो गई। उसने आसमान देखा। चांद आधा था, धुंधला, जैसे रात भी सोच में डूबी हो। तभी दूर से एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। ये दिलबर का इशारा था। वो सीधी उस जगह पहुंच गई थी जहां दिलबर उसका इंतजार कर रहा था। पूरी तरह ढकी हुई बन्नो और चेहरा छुपा हुआ। आवाज आई, दिलबर साहब। अपना नाम सुनकर दिलबर मुस्कुराया। बन्नो, चेहरा छुपाओ या न छुपाओ, मैं तुम्हारी आवाज पहचान लूंगा। ऐसी आवाज किसी की नहीं। बन्नो का गला भर आया। कुछ आंसू रात के अंधेरे में बह निकले। जल्दी से बन्नो ने खुद को संयत किया और बिना भूमिका के धीमे स्वर में बोली, मेरे घर पर ये लोग जबरदस्ती आते हैं, खाना खाते हैं, हथियार छुपाते हैं। मंगलवार और शुक्रवार को तीसरे पहर अब्बा मजबूरी में उनकी मदद करते हैं। अगर आप कुछ कर सकते। वो जो कुछ सोचकर आया था कह नहीं सका। कुछ पल वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर संयत होकर बन्नो का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अब तुम जाओ, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना। बन्नो लौटी। इस बार उसके कदमों में पहले जैसी हिचक नहीं थी, मानो सारे डर, सारे संशय अब उसकी आंखों की नमी में घुल चुके थे। अगला दिन गुरुवार था। बन्नो के कहे अनुसार शुक्रवार रात को आतंकवादी आ सकते थे। दिलबर ने अपने ऑफिसर को सूचना दी और शुक्रवार रात का इंतजार करने लगा। अगले दिन दिलबर दिखाई नहीं दिया। ढलती शाम उदास कर गई। ठंड पहले से ज्यादा उतर आई थी, जिसने मन को और भी ठंडा कर दिया था। गहरी होती रात में बन्नो ने दिलबर से कई बातें की, वो बातें जो आज तक वो किसी से नहीं कह पाई थी। दिलबर की टुकड़ी पहाड़ में फैल चुकी थी। शुक्रवार का दिन आ चुका था। बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी। बन्नो के भीतर अजीब सी बेचैनी थी। रकीब के डेरे पर वही नकाब पोश उतरे, कंधों पर हथियार, चेहरे पर नकाब। रकीब ने घबराकर दरवाजा खोला, पर इस बार फिजा में कुछ और भी था। घात लग चुकी थी। जैसे ही आतंकियों ने डेरे के पीछे की तरफ कदम बढ़ाए, फौज ने घेराबंदी कर दी। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आसमान लाल हो गया। बर्फ पर बारूद की गंध छा गई। दिलबर सबसे आगे था। उसने 3 नकाब पोशों को ढेर किया, पर तभी एक गोली आ लगी। वो लड़खड़ाया, घुटनों के बल गिरा। साथियों ने मोर्चा संभाल लिया। भारी संघर्ष में सभी आतंकी मारे गए, पर दिलबर, उसकी वर्दी पर लाल धब्बा फैलता जा रहा था। गोलियां थम चुकी थीं। सुबह की सफेदी उतर रही थी। बन्नो भागती हुई डेरे से बाहर निकली और सीधे वहां पहुंची जहां दिलबर गिरा था। उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभाया है। बन्नो का गला भर आया। आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो उसके सिरहाने आ बैठी। फिर उसी प्रादेशिक बोली में धीरे धीरे गीत फूटा। कांपती आवाज में, टूटती सांसों में, स्थानीय भाषा में बैन। काश पत्थर हुंज शुम,
बन्नों के आंसू दिलबर के चेहरे पर गिरते रहे। फिर धीरे धीरे बुदबुदाई, तेरी मौत की जिम्मेदार मैं हूं दिलबर। मैंने कहा, तूने माना। आज तू ना रहा मेरी आवाज पहचानने वाला। अब कौन पहचानेगा मुझे? बर्फ गिरती रही, गीत टूटते रहे। बन्नों को अपनी मरी हुई मां याद आने लगी। उसके शोक गीत गिरती बर्फ के साथ फैलने लगे। बादल नीचे झुकाए, आसमान काली अंधेरी रात में तारों के आंसू गिराने लगा। घाटी में जहां हर रोज बयार गीत गाती थी, अब खामोशी थी। ये थी नीना अंदौत्रा की कहानी पहरों के पार। कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके कमेंट हमारे लिए मूल्यवान हैं।